नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौहान। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी है और दो कैंडिडेट क्रमशः एनडीए और यूपीए की तरफ से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच इतिहास में जब से हमें आज़ादी मिली किस तरह के संबंध रहे। कई तरह की चर्चाएं होती है जिसमें लोग ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है सो एक रबर स्टैंप है। राष्ट्रपति वही करता है जो प्रधानमंत्री जी उनसे कहते हैं। ऐसा नहीं है। जब हम उदाहरण के साथ साथ देखेंगे तो ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सर्वप्रथम हम इसके लिए बात करेंगे दो अनुच्छेदों का। एक अनुच्छेद जो आर्टिकल 52 हमें ये कहता है, संविधान के अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और इसमें वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। दो तरह के अधीनस्थ है, एक अधीनस्थ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, जो आईएएस है, आईपीएस है, और दूसरे अधीनस्थ हमारे राजनीतिक कार्यपालक है, जिसका तात्पर्य प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से आप ले सकते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, इसको लेकर अनुच्छेद 14, 74 और 75 में बिल्कुल इसका वर्णन किया गया है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति हैं वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। अब हम इस ब्रीफ के साथ इतिहास के उस पन्ने को उद्धृत करेंगे जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम नागरिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस देश के प्रिय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई में हुआ था और आज़ादी की लड़ाई में कदम से कदम मिला के इन्होंने पूरी सफ़र तय किया और बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान भूमिका इनका रहा है आज़ादी दिलाने में देश को। वहीं दूसरी तरफ पंडित नेहरू, जो 14 नवंबर 1889 को जिनका जन्म हुआ था, और उन्होंने भी कम योगदान नहीं दिया, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से योगदान दिया। दोनों आदमी का व्यक्तित्व अलग अलग था। यहाँ पे हम पाएंगे कि जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और संविधान सभा की आगे की कार्रवाई चलती थी, तो जब राष्ट्रपति चुनने की जब बात आई तो पंडित नेहरू जो थे, उनकी जो पसंद थे वो सी राजगोपालाचारी जी थे, जो मद्रास से ताल्लुकात रखते थे, उसी रीजन से, साउथ से वो ताल्लुकात रखते थे, और वो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो आज़ादी के बाद बने। ये पंडित नेहरू की प्रथम पसंद थे। हालांकि नेहरू से ठीक उलट सरदार पटेल साहब, जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री हुए, और नेहरू से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से काफ़ी सीनियर, उम्र में गांधी जी के समतुल्य। गांधी जी का जन्म 1969 को हुआ था, इनका जन्म 1875 को जन्मे, 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनने में, और अंततः निर्वाचन हुआ और 1952 में वो राष्ट्रपति चुने गए। चूँकि हम जो यह जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दिए गए कार्यों को एग्जीक्यूट करता है, वो बस फाइलें जो भेजते हैं उनका दस्तखत वो करते हैं, और उनको कहीं उद्घाटन करना, कहीं कोई निमंत्रण है तो उसमें शरीक होना, किसी देश का दौरा करने तक सीमित है। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस बातों से ठीक उलट काम किया। कहा जाता है कि उस दौर में जितने भी गवर्नरों की नियुक्ति होती थी, जितने संवैधानिक पद, यथा आपको कैग की नियुक्ति, आपको अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति, आपको जितने सारे आयोग उस समय थे, जो संवैधानिक आयोग, यथा वित्त आयोग, इस तरह के आयोग के जो अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी, वो राजेंद्र प्रसाद जी अपने सूझबूझ से करते थे, पूरी फाइलों को पढ़ते थे, और जब वो आश्वस्त होते थे तभी वहाँ पे नियुक्तियाँ होती थी। यही नहीं, जो चीज़ें जहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति में वो उन सहमत नहीं होते थे, जहाँ पे वो संतुष्ट नहीं होते थे,
तो वैसी नियुक्तियां की नहीं जाती थी। इसका दो जीवंत उदाहरण जो इतिहास के पन्ने में उद्धृत है और उसको हम यहाँ पे एक बार देखना चाहेंगे। एक उदाहरण हिंदू कोड बिल का आता है। हिंदू कोड बिल जून 1948 में प्रथम बार पेश किया गया था और आगे चल के इस पर बहस हुई। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास नेहरू जी ने ये हिंदू कोड बिल फाइनली दस्तखत कराने के लिए उनसे अनुमति स्वीकृति दिलाने के लिए भेजा गया उनको, तो उन्होंने इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। चूँकि राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती है कि वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जिसे फाइनली 1955 में जब दोबारा भेजा गया तब राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको स्वीकृति दी। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी की जो राष्ट्रपति पद की जो गरिमा रही उनको उन्होंने यथा मेंटेन रखने का कोशिश किया। चूँकि राष्ट्रपति के पास कई तरह के विशेषाधिकार होते हैं, खुद प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो व्यक्ति किसी को नियुक्त करता हो वो उसके अंडर में कैसे काम करेगा, देश का प्रथम नागरिक। तो दो अन्य एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम ये भी देखेंगे। चूँकि नेहरू जी और वो दोनों आज़ादी की लड़ाई साथ में लड़े हुए थे, तो दोनों के बीच वैचारिक मतभेद होते हुए भी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था, क्योंकि वो जो पद मिला था वो काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद मिला था। एक उदाहरण आता है सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का। उस सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन की अध्यक्षता इन्होंने की, वहाँ पे ये बाकायदा शरीक हुए। तो नेहरू जी ने अपनी वैचारिक भिन्नताएं जाहिर की और उनसे कहा गया कि वो चूँकि राष्ट्र संवैधानिक प्रमुख हैं, वो देश के प्रथम नागरिक हैं और देश में कई सारे जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या वल्लभ भाई पटेल हो, ये दोनों लोग ये ऐसे लोग थे जिन्हें अपने हिंदू होने की जो अभिव्यक्ति था उसमें इनसे कोई इनका बैर न रहा। वो पूरा अपने आप को अभिव्यक्त करते थे, अपनी आस्था हिंदू धर्म में रखते थे, ये खुल के बोलते थे। यही कारण है कि आगे चल के एक जो अल्पसंख्यक तबका है वो पटेल साहब के भी थोड़ा विरोधी हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये हिंदू अतिवादी रुख रखते हैं। आगे जब इन्होंने शरीक हुआ तो नेहरू के साथ जब इनका मतभेद हुआ तो नेहरू जी ने इन्हें पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद पुनः राजेंद्र बाबू ने इन्हें जवाब दिया और इस जवाब में उन्होंने अनुच्छेद 25 से 28 जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसका जिक्र करके इन्होंने अपना उदाहरण दिया। चूँकि इन्होंने अपना तर्क ये दिया कि अनुच्छेद 25 से 28 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उसमें शरीक हो सकते हैं। हम कौन हैं? तो राष्ट्रपति हैं। हम कौन हैं? देश के प्रथम नागरिक हैं। तो एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते जो संविधान है वो सर्वप्रथम किस पे लागू होगा? तो हम पे लागू होगा। इस आधार पे अगर हमने अपनी धार्मिक आस्था को अभिव्यक्त किया तो हमने क्या गलत किया? तो इस तरीके से अकाट्य तर्क वो दिए थे। दूसरा उदाहरण वो भी बनारस के पंडित का, जब राजेंद्र बाबू पांव धो दिए थे। चूँकि हिंदू धर्म की ये मान्यता है, इस तरीकों का एक ब्राह्मण वर्ग का सम्मान पूरा हिंदू तबका करता है और ये लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है। तो वो उस पर फिर नेहरू जी इनसे नाराज़ हो गए, तो उन्होंने ठीक वही उदाहरण पुनः दिया कि अनुच्छेद 25 से 28 में हमें क्या मिला है? हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और हमें ये पूरा हक है कि हम किस धर्म में अपनी आस्था किस व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो इस तरह के दिन नेहरू जी के गुजरे राजेंद्र बाबू के साथ, बहुत ही सहज नहीं रहा। आज की जो दौर है जिसमें राष्ट्रपति जिस तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो निश्चित तौर पे नेहरू जी के दौर में इतना सरल नहीं था। उस दौर में इस तरह की जो पार्टी से उठ के एक फेस वैल्यू मतलब व्यक्तिवादी पार्टी, मतलब वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक पार्टी सिस्टम से उठ के एक व्यक्ति विशेष पे स्थापित हो गई है और पार्टियां भी उसके अंतर्गत आ गई है और उसी के इर्द गिर्द में वो घूमती है। तो उस दौर में ये चीज़ें उतनी प्रबल नहीं हुआ करती थी। तो नेहरू जी के जो काल रहे हैं राजेंद्र बाबू के साथ, अंततः 1962 में राजेंद्र बाबू 2 बार का टेन्योर पूरा करते हैं, 10 वर्षीय राष्ट्रपति का कार्यकाल,
और आगे चल के देखेंगे कि वो वहाँ से जब वो रिटायर होते हैं, उनकी अवधि ख़त्म होती है, तो सदाकत आश्रम चले जाते हैं पटना। और हमारे राजेंद्र बाबू की देश के प्रति निष्ठा देखिए कि 62 में जब चीन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए थे। युद्ध में सहयोग करने के लिए उस दौर में पत्नी के गहने बेच दिए थे, और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वही सिंप्लिसिटी से जीवन इन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में बिताया। और अंततः फरवरी 1963 को इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन इनके द्वारा किया गया वह कार्य, इनके द्वारा दिया गया वह योगदान आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम पहले पार्ट में जाने, नेक्स्ट पार्ट में हम नेहरू जी का और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बीच का किस तरह का संबंध रहा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के काल में, उसको हम देखेंगे। नमस्कार।